कार का क्लोज शॉट दिखाने के बाद हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है, एबी और उसकी बहन बेथ। एबी की मॉम के मरने के बाद एबी के लिए उसकी पूरी दुनिया ही उसकी बहन बन चुकी थी। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बस तब तक जब तक उन्हें ये नहीं पता चलता कि बेथ को लास्ट स्टेज कैंसर है। ये सुनकर बेथ टूट जाती है पर हार नहीं मानती। वो बेथ के इलाज के लिए नए तरीके ढूंढने लग जाती है और उसे एक ऐसी फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनी के बारे में पता चलता है जिन्होंने कैंसर लास्ट स्टेज का इलाज ढूंढ लिया था, लेकिन वो इलाज बहुत ज्यादा महंगा था। इतने पैसे एबी के पास नहीं थे, तो एबी ने एक बहुत ही खतरनाक जॉब करने का फैसला किया। यूरोप और रशिया के सर्द बॉर्डर पर उसे एक जियोलॉजिस्ट की जॉब मिली, जहां उसे यूरेनियम ढूंढना था पहाड़ों में। ये जॉब बहुत ही ज्यादा खतरे वाली थी, यहाँ तक कि इस जॉब में उसकी जान जाने का भी खतरा था, लेकिन इस जॉब से क्योंकि उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे इसलिए वो मान गई। एबी दिल लगाकर अपना काम करती है। काफी दिन की मेहनत के बावजूद भी इन्हें कहीं यूरेनियम नहीं मिलता, तो एबी अपने कलीग से कहती है कि हमें पहाड़ों के और घने जंगलों के अंदर जाना चाहिए। उसका कलीग ये खतरा लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि इसमें उसकी जान को खतरा हो सकता है। और वैसे भी आगे की तरफ रशियन बॉर्डर शुरू होने वाला था, जहाँ जाना भी उन्हें अलाउ नहीं था। नाउमीद होकर एबी खैरा चाहती है और रात में एबी को उसके डैड की कॉल आती है। एबी को एक टेंशन ये भी थी कि कंपनी ने उसे कोई एडवांस नहीं दिया था, कम से कम जिससे वो अपनी बहन का इलाज ही स्टार्ट करवा सके। वो जानती थी कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे यूरेनियम ढूंढना होगा, इसीलिए अगले दिन वो घने जंगलों के अंदर जाने का फैसला कर लेती है। उसका कलीग उसे वार्न करता है कि अंदर जंगली जानवर भी होंगे, और उसका कलीग उसके साथ जाने से इनकार भी कर चुका था, इसलिए एबी उससे गल लेती है और अकेले ही अपना सफर शुरू कर देती है। काफी देर तक चलने के बाद उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। उसे लगा जैसे कोई जानवर उसके करीब है। उसने फौरन अपनी बंदूक तान ली, लेकिन तब उसकी नजर नीचे पड़े हुए एक खाली पत्थर पर गई। ऐसा लगा कि जैसे आवाज इस पत्थर में से आ रही थी। उसने ये पत्थर उठाया तो ये पत्थर उसे काफी कीमती लगा। ऐसा पत्थर उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वो एक जियोलॉजिस्ट थी, यानी जमीन और पत्थरों पर उसने अच्छी रिसर्च की हुई थी। एबी इसे अपनी बेस में वापस ले आती है, लेकिन इसके बारे में अपनी कंपनी को नहीं बताती, क्योंकि उसे ये पत्थर काफी कीमती लग रहा था और उसने सोचा कि क्यों ना वो इस पत्थर को बेचकर खुद ही बेथ के इलाज जितने पैसे इकट्ठे कर ले। इसी टाइम पर दोबारा उसे उसके डैड की कॉल आ जाती है, जो उसे बता रहे थे कि बेथ की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। इसलिए एबी फौरन घर जाने का फैसला कर लेती है। जाते हुए उसने अपने कलीग को बताया भी था कि वो यहाँ पर वापस शायद कभी नहीं आएगी। इस इलाके से निकलने के लिए एबी को आगे से हेलीकॉप्टर के जरिए जाना था। वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और आधे रास्ते में एबी खिड़की के बाहर एक अजीब सी चीज नोटिस करती है। जो पहले तो उसे एक परिंदे का पर लगता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उससे टकरा कर क्रैश होने लगा, तब वो समझी कि ये कुछ और था। वो बेहोश हो चुकी थी। उसे जब होश आया तो उसने देखा एक पायलट पहले ही मर चुका है और दूसरा बुरी तरह जख्मी है। वो उसको फर्स्ट एड देती है और फिर मदद बुलाने के लिए रेडियोस तलाश करने लग जाती है। उससे पहले रेडियो भी नहीं मिला और हेलीकॉप्टर का जैसे ही एबी को ये एहसास हुआ कि वो किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकती, तो वो पैनिक हो गई। अब अपनी और पायलट की जान उसे खुद बचानी थी। वो मैप और कंपास निकाल कर ये पता चलाती है कि उसका सबसे करीब वाला रोड भी तकरीबन 60 किलोमीटर दूर था, जहाँ जाना इस मौसम और हालत के साथ आसान नहीं था। रात हो चुकी थी और रात में एबी ने आग जलाई इस उम्मीद में कि कोई उन्हें देख लेगा, और साथ ही पायलट को सर्दी से बचाने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसकी किसी भी कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। पायलट सुबह होने से पहले ही मर गया और आग भी किसी ने नहीं देखी और ना ही कोई मदद को आया। एबी जान गई कि यहाँ रहकर मदद का इंतजार बकवास है, इसीलिए वो यहाँ से सप्लाईज, खाने पीने की चीजें, एक गन और रेडियो वॉकी टॉकी लेकर सफर पर निकल गई। वॉकी टॉकी के सिग्नल्स बैटरी लो होने की वजह से बहुत ही ज्यादा वीक थे। एबी ने हेलीकॉप्टर की बैटरी से इस वॉकी टॉकी को चार्ज किया और तभी उसे इसी वॉकी टॉकी में जॉन नामी किसी बंदे की आवाज सुनाई दी। हैरत की बात थी कि जॉन का भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और वो भी करीबी एरिया में गिरा था। वो बताता है कि आसपास उसके एक लेक है और एक जंगल है। उसकी हालत भी काफी खराब थी, क्योंकि उसकी बॉडी के कई हिस्से काम नहीं कर रहे थे और उसकी टांग तो बुरी तरह जख्मी थी। वो बताता है कि उसका भी कम्युनिकेशन सिस्टम डैमेज है, जिसकी वजह से वो रेस्क्यू नहीं बुला सकता। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जॉन के पास अच्छी सप्लाईज और अच्छा रेडियो था, जिसे एबी अपनी बैटरी और महारत से ठीक करके उसके जरिए मदद बुला सकती थी। उसने मैप पर चेक किया, जॉन सिर्फ 30 किलोमीटर दूर था, जबकि रोड 60 किलोमीटर दूर था। तो एबी ने जॉन के पास जाने का फैसला किया, पर जॉन ने उससे कहा, तुम गलत करोगी कि रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है और जिस उम्मीद में तुम आ रही हो, क्या पता मेरे इक्विपमेंट्स भी काम ना करें। एबी ने अपना फैसला अटल रखा, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था कि वो 60 किलोमीटर का रास्ता तय करके पहले रोड पर जाए और फिर वहाँ जाकर मदद का इंतजार करते रहे। उसे अपनी बहन के पास जल्दी पहुँचना था। रास्ते में उनकी बातें चलती रहती है और एबी बताती है कि वो एक जियोलॉजिस्ट है। तो जॉन फौरन उससे कहता है, फिर तो तुम यहाँ पर यूरेनियम ढूंढने आई होगी। और ये सुनकर एबी शॉक रह जाती है।
उसे ये बात कैसे मालूम थी? रात में एबी एक शेल्टर लगाती है और आराम करने से पहले अपने बैग में उसी ब्लैक कलर के पत्थर को चेक करती है। वो इस पत्थर को उलट पुलट कर देख ही रही थी कि हैरानकुन तौर पर उसके हाथ में वो पत्थर अपनी शेप बदलने लगा। एबी जैसे जैसे उसे मोड़ना चाहती, जैसे जैसे उसे शेप करना चाहती, वो वैसे वैसे बदल रहा था। अभी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि आखिर ये है क्या? कोई भी पत्थर इस तरह से अपनी शेप नहीं बदल सकता। क्या ये कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है या फिर कोई एलियन रॉक? खैर अगली सुबह होते ही एबी ने अपना सफर शुरू कर दिया। बर्फ के इस इलाके में वो बिल्कुल अकेली थी। जॉन लगातार उससे रेडियो पर बात करने की कोशिश कर रहा था, पर एबी अब उसे डांट देती है और कहती है कि अगर इस तरह हम रेडियो पर बात करते रहे तो हमारी रेडियो की बैटरी जल्दी डाउन हो जाएगी और फिर मैं तुमसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी। रेडियो बंद करके वो अपने सफर पर फोकस करने लग जाती है और अब उसके सामने एक नया चैलेंज आ जाता है कि उसे एक सीधी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था, जो इंतहाई मुश्किल काम था। एबी को लगा कि शायद वो ये नहीं कर पाएगी। वो इसके बारे में जॉन को बताती है तो जॉन कहता है ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। मैं याद रखूंगा कि तुमने मेरे लिए कोशिश की थी और प्रे भी करूंगा कि तुम्हारी बहन जल्दी ठीक हो जाए। एबी उदास हो गई। नाउमीदी से उसने कहा कि वो भी ठीक नहीं हो रही। तब जॉन ने उसे समझाया कि तुम हर किसी को नहीं बचा सकती एबी। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो जॉन को डांट कर कहती है इस टाइम मुझे किसी नसीहत की नहीं बल्कि मोटिवेशन की जरूरत है ताकि मैं आगे बढ़ती रहूं। जॉन कहता है ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है करो। एबी इस मुश्किल पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देती है और जब सपोर्ट नहीं मिलती तो ऊपर चढ़ने के लिए अपने चाकू का इस्तेमाल करती है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर उसका चाकू भी पहाड़ी में फंसकर टूट जाता है और अब उसका ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एबी को इस टाइम वो स्टोन याद आता है जिसकी वो शेप चेंज कर पा रही थी। वो स्टोन को निकाल कर उसे एक चाकू की शेप देते हुए उसके जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और ये स्टोन उसकी बहुत सारी मुश्किलें आसान कर देता है। उससे अपने आप को ऊपर करवाती है और आखिर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती है। चोटी पर चढ़कर उसे महसूस हुआ कि नीचे उतरना और भी ज्यादा मुश्किल था। ये एक खाई जैसा था, अगर वो गिर जाती तो मर जाती। उसने उसी स्टोन को अब लंबी रोप की शक्ल दी और उसके जरिए आखिर वो नीचे भी उतर गई। नीचे उतरते ही उससे फौरन जॉन ने कांटेक्ट किया और उसे बताया कि आगे रशियन सरहद है, अगर तुम वहां तक गई तो तुम्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी। ये सुनकर अभी डर गई। वो पीछे मुड़ने ही लगी थी कि गलती से उसका पाँव स्लिप हो गया। पाँव के नीचे से पत्थर सरके और वो भी ढलान से नीचे जा गिरी और इस वजह से उसकी टांग भी बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। उसने अपने टांग पर पट्टी बांधी और अपना सफर दोबारा से शुरू कर दिया क्योंकि उसे रुकना नहीं था। वो चलती रही यहाँ तक कि शाम होने लगी और फाइनली उसे एक बस्ती दिख गई। एबी जिसे मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी वो फौरन उस तरफ बढ़ गई, पर दुख की बात कि वहाँ पर एक इंसान भी नहीं था। थकी हुई थी तो उसने रात यही गुजारने का फैसला किया। भूख उसे लगी थी, खाना तो उसे मिला लेकिन वो खराब हो चुका था। वो अब अपनी जख्मी टांग की पट्टी करती है और अपने आप को एक ताकत का इंजेक्शन लगाती है। सुबह होने पर एबी की आंख कुछ आवाजों से उसे यहाँ करीब एक रशियन सोल्जर दिखा। वो डर चुकी थी क्योंकि वो यूरोप से आई थी और यहाँ पर पकड़ी जा सकती थी, इसीलिए वो फौरन छुप गई। उस सोल्जर को भी शक हो चुका था, इसीलिए वो एबी के पीछे इसी घर में आंख घुसा। एबी के पास एक गन भी थी, उसने ये गन तैयार कर ली और जैसे ही सोल्जर उसके सामने आया उसने ये गन उसके ऊपर तान दी। सोल्जर भी उसके ऊपर गन ताने हुए था लेकिन एबी ने पहले ही उसकी टांग पर गोली मार दी। हालांकि एबी का मकसद सोल्जर को नुकसान पहुंचाना था भी नहीं, गोली उससे गलती से चली थी। डरी हुई वो सोल्जर की राइफल भी ले लेती है और उससे उसका बैग मांगती है जिसमें सप्लाईज थी। अब हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जो ब्लैक कलर का स्टोन उसके पास था वैसा ही एक स्टोन इस सोल्जर के पास भी था, जो स्टोन अपनी शेप बदल सकता था और कई किस्म के काम भी कर सकता था। इस टाइम सोल्जर की वॉकी टॉकी से किसी ने कांटेक्ट किया। जिस भी आदमी ने इस सोल्जर से कांटेक्ट किया था उसकी आवाज बिल्कुल जॉन की आवाज से मिल रही थी। एबी शॉक रह गई कि कैसे कोई एक इंसान उससे जॉन बनके और सोल्जर से कोई और बन के बात कर सकता है। वो समझ गई कि ये सारी कहानी उस स्टोन के साथ मिली हुई है। सोल्जर की वॉकी टॉकी से वो जॉन से पूछते भी है कि आखिर तुम हो कौन और चाहते क्या हो, लेकिन अब वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। खैर अब वो इस जख्मी सोल्जर की मदद करती है, उसकी पट्टी करती है और उससे पूछती भी है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेस तक पहुँचा सकती हूँ। सोल्जर मान जाता है क्योंकि वो भी रास्ता भटक कर यहाँ तक पहुँचा था। जॉन एबी से अभी तक कांटेक्ट में था लेकिन ये लोग उसके इरादे नहीं जानते थे। ये दोनों भी अभी तक जख्मी थे और आगे बढ़ना दोनों के लिए ही मुश्किल हो रहा था। मजे की बात थी कि ये दोनों दुश्मन थे, एक यूरोप से था तो एक रशिया से था, लेकिन यहाँ पर ये लोग दुश्मनी नहीं दिखा रहे थे क्योंकि दोनों ही जानते थे कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और सोल्जर का जख्म और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। यहाँ जॉन भी एबी को अजीबोगरीब बातें कह रहा था, जैसे वो उसके दिल में दूसरे सोल्जर के लिए डर डालना चाह रहा हो। एबी समझ गई कि जॉन का कनेक्शन जरूर उस काले पत्थर से है जो उसके पास है, इसीलिए वो डरते हुए काला पत्थर ही अपने बैग से निकालकर दूर फेंक देती है
और इसी दौरान वो देखती है कि सोल्जर जो पीछे था उसके पाँव के नीचे की लेक की बर्फ टूट चुकी थी और वो इसी लेक में गिर चुका था। एबी मदद के लिए उसके पीछे तो जाना चाहती थी, लेकिन उसके पाँव के नीचे से भी बर्फ टूट गई और वो भी लेक के अंदर गिर गई। लेक का पानी इतना ठंडा था कि उसने पूरा जिस्म एबी का जमा दिया, पर एबी फिर भी अपने आप को सहारा देते हुए मुश्किल से ही सही लेकिन बाहर निकल आई। चिल्ला चिल्ला कर उसने मदद की आवाजें लगाने की कोशिश की, कोई उसकी मदद को न आया। उसने अपनी मदद खुद की और सारे अपने गीले कपड़े उतारे ताकि उसकी जिस्म की गर्मी बरकरार रह सके। इस टाइम पर उसे जॉन की आवाज दोबारा सुनाई दी। गुस्से में उसने रेडियो की बैटरी तक निकाल के फेंक दी, लेकिन फिर भी वो जॉन की आवाज को सुन पा रही थी। उसने रेडियो की बैटरी तक निकाल के फेंक दी, लेकिन फिर भी वो जॉन की आवाज को सुन पा रही थी। आखिर थकन और चोटों की वजह से उसे इस टाइम में भी नींद आ। नींद में उसे अपनी बहन के साथ गुजारे सारे खूबसूरत पल याद आ रहे थे। कुछ ही देर बाद उसकी आंख यहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज से खुली। वो खुश हो गई। अपनी ताकत को जमा करते हुए वो उठी, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी ताकि हेलीकॉप्टर उसकी मदद कर सके। लेकिन एबी इतनी वीक थी कि वो हेलीकॉप्टर्स को सिग्नल देने में नाकाम हो गई। अब एबी ने देखा कि वो एक गार के पास खड़ी थी। एबी की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसके दिमाग ने काम करना छोड़ा तो वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। लुढ़कते हुए वो गार के अंदर चली गई और ये वही गार था जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। इस गार में गर्म पानी था जिसने एबी को नई जिंदगी देना शुरू की। इसी पानी में हम एक स्केलेटन को देखते हैं, यानी एक मरे हुए आदमी को देखते हैं जो पायलट की यूनिफॉर्म में था और उस पर जॉन का नाम लिखा हुआ था। जॉन, जिससे एबी पूरे रास्ते बात करती आई थी, क्या वो मर चुका था? है यहाँ बहुत से चमकते हुए काले पत्थर तैरते हुए ऊपर आते हैं और एबी की बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं। उसे जब होश आया तो वो घबरा गई, क्योंकि वो किसी अजीब जगह पर पहुंच चुकी थी जहां हर जगह पहले जैसे ही काले पत्थर थे। सभी पत्थर हवा में उसके इर्द गिर्द उड़ रहे थे और यहाँ एबी को जॉन की आवाज सुनाई देती है। वो बताता है कि किस तरह आज से 65 साल पहले वो भी एबी की तरह यहाँ आया था और फिर यहीं पर फंस कर रह गया। उसकी बात को सुनते हुए एबी समझ गई कि ये सब जो उसके साथ हो रहा है वो ना तो एक एक्सीडेंट है और यहाँ जो उसे पत्थर दिख रहे हैं वो भी कोई आम पत्थर नहीं है। वो हेलीकॉप्टर का क्रैश होना जानबूझकर इन्हीं पत्थरों ने किया था, जिसकी झलक उसने देखी भी थी। वो समझ गई कि ये पत्थर एलियंस हैं या फिर कोई ऐसी क्रिएचर जिसका इंसानों को पता ही नहीं, पर पिछले हजारों सालों से दुनिया पर रह रही है। फिर यहाँ रहना उनकी मजबूरी है या मर्जी, ये कोई नहीं जानता। इन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाकी एलियंस की तरह ये इंसानों के साथ ज्यादती नहीं करते, उन्हें मारते नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से यहाँ रखते हैं। जैसे जॉन ने अपने आप को इन्हें अपनी मर्जी से सौंप दिया था, जिसके बाद इन पत्थरों ने जॉन को जिंदगी तो दी, लेकिन वो जिंदगी नहीं दी जो एक इंसान की थी। अब जॉन एबी से सवाल करता है कि अगर तुम भी ऐसी जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें भी मिल जाएगी, पर एबी जवाब दे देती है क्योंकि वो इस एलियन सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो सिर्फ अपनी बहन के पास वापस लौटना चाहती थी। उसके कहते ही अगले ही पल वो जादुई तौर पे अपने घर के सामने खड़ी थी, उन सारी मुश्किलों से दूर। एकदम से उसकी लाइफ इतनी मुश्किलों से निकलकर एक परफेक्ट लाइफ बन गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो अंदर गई तो अंदर जाकर अपनी बहन से मिली, पर हकीकत तो ये थी कि ये सब सच था ही नहीं। ये सब कुछ बस एलियंस ही उसे दिखा रहे थे। वो जब वापस होश में आई तो वो अपने घर के दरवाजे के आगे खड़ी हुई थी। उसने जब दरवाजा खोला बस सामने बर्फ का तूफान था। एबी उस तूफान के अंदर चली गई और यहाँ पर सीन्स ब्लर हो गए और रेस्क्यू कर लिया गया था। उसकी जब आंख खुली तो वो सच में अपनी फ्रेंड के अपार्टमेंट में थी। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपनी बहन के पास चली गई। घर जाते ही उसने देखा कि उसकी बहन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और फाइनली एबी अपनी बहन के आखिरी टाइम में उसके साथ थी। एलियंस ने उसकी वो विश पूरी कर दी थी जो वो चाहती थी। आखिरी टाइम में वो अपनी बहन के साथ रहना चाहती थी। मूवी के एंड में एबी अपनी बहन और अपने डैड के साथ थी और उसने जॉन के कहने के मुताबिक मौत को भी एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो अपनी बहन की मौत के लिए तैयार